हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आज हमारा जो कन्वर्सेशन होने वाला है, जो लेक्चर रहने वाला है, जो सेशन होने वाला है, वो है मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश को लेकर के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन जी का लिखा हुआ एक पैराडाइज लॉस्ट, जो बुक 1 है ना। तो जॉन मिल्टन जी को जानने के पहले बच्चों, अगर हम देखेंगे कि हमने यूनिट 1, वेट मिनट, हम थोड़ी सी डिस्कशन इस पे करेंगे कि हमारा जो यूनिट 1 है बच्चों, है ना, यूनिट 1 यानी कि जेफरी चाउसर की बात अगर हम करें तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रीवियस लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। और यूनिट 2 की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें हमारा 3 टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले देखे थे कि जॉन डन, है ना, जॉन डन का हमारा यूनिट 2 का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप इसको देखेंगे। और आज हमारा जो यूनिट 2 का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जॉन मिल्टन। किसको पढ़ेंगे बच्चों? जॉन मिल्टन को, है ना, जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन जी को पढ़ेंगे, जिन्होंने ये बुक लिखी थी कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और हम देखेंगे कि ये जॉन मिल्टन, हमें इससे सीख भी मिलनी चाहिए। थोड़ी सी हम बात आपके सामने रखेंगे कि जो जॉन मिल्टन जी हैं, वो अपने कुछ समय के बाद ऐसा हो गया था कि उनकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, ब्लाइंड हो गए थे, है ना। और इसमें कुछ शैतान की भी बातें की गई हैं, लेकिन उसको जानने के पहले हम देखेंगे कि यूनिट 2 का हमारा जो तीसरा लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एंड्रयू वेल यानी कि एंड्रयू मार्वेल की बात करेंगे। एंड्रयू मार्वेल ने क्या लिखा था? हिज कॉय मिस्ट्रेस, है ना। एंड्रयू वेल की बात करेंगे, एंड्रयू मॉरवेल हिज क्वाय मिस्ट्रेस को तो हम इसके बाद वाली क्लास में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके बाद वाला टॉपिक हमें यही पढ़ना है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जॉन मिल्टन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मास्टर ऑफ आर्ट, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मास्टर ऑफ आर्ट फर्स्ट सेमेस्टर। और ये है इंग्लिश। कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है बच्चों? इंग्लिश। ये तो आप लोग बहुत होशियार हैं, समझ ही गए होंगे कि क्या पढ़ना है। तो जॉन मिल्टन को देखेंगे, बुक फर्स्ट को देखेंगे, कुछ इसकी तस्वीरों को भी देख लेते हैं कि क्या भयानक लग रहा है। ये लग रहा है ना कि कोई आत्मा हमें आ रही है मारने, कुछ डेंजरस सा लग रहा है। तो इसमें बच्चों बस यही थोड़ी सी शैतान की बात है, और किसी शैतान की एंट्री होती है, वो किस तरह से क्या करता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो जॉन मिल्टन को जानने के पहले हमने ये फिगर देखा और हमें पता चला कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 ही पढ़नी है हमें, है ना। ये है जॉन मिल्टन का लिखा हुआ बुक, जो कुछ इस फ्रेम में दिखता है। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 कुछ इस फिगर में दिखता है आपको, ये भी दिख गया आपको। अब हम मिलते हैं इनसे। ये सुंदर से जो चेहरा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, हु इज ही, आपको कमेंट करना है कि ये कौन है। फटाफट कमेंट करेंगे। तो इनको देख लिया, आपको पता ही हो गया होगा कि ऑब्वियसली ये जॉन मिल्टन ही हैं, और देखने में कितने परफेक्ट राइटर लग रहे हैं और बड़े यंग हैं, है ना। लेकिन अब हम चलते हैं इनकी जॉन मिल्टन के बायोग्राफी पे, कि इनका जो जीवन परिचय रहा है वो किस तरह से था, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की, कहाँ से इनका स्कूलिंग था, कहाँ से इनका हायर ग्रेजुएशन था, और क्या क्या चीज़ें, इनका बॉर्न कब हुआ, इनका डेथ क्या हुआ, सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। यस, तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जॉन मिल्टन का जो बायोग्राफी है ना, जॉन मिल्टन की जो बायोग्राफी है, यानी कि जॉन मिल्टन का जो जीवन परिचय वो किस तरह से रहने वाला है। तो जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें बच्चों, कि जॉन मिल्टन वाज द बोर्न ऑफ दिसंबर 1908 इन लंदन इंग्लैंड। जॉन मिल्टन का जब जन्म हुआ था तो वो कौन सा टाइम था? 9 दिसंबर था। अगर हम ईयर की बात करें तो हम देखेंगे ईयर था हमारा 1608, और अगर हम स्पेस की बात करें तो वो जगह थी हमारी लंदन की, है ना, लंदन इंग्लैंड की बात होगी। तो जॉन मिल्टन वाज बोर्न दिसंबर 1608 इन लंदन इंग्लैंड। ओके, ऑल राइट। अब हम आगे देखेंगे
कि ये किस फैमिली से आखिर बिलोंग करते थे, इनका फैमिली जो था वो किस तरह का फैमिली था और किस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। तो देखेंगे ही बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली एंड द रिसीव्ड एन एक्सीलेंट एजुकेशन, यानी कि इनका जो परिवार था वो एक मध्यम वर्गीय परिवार था, और लेकिन मध्यम परिवार के होते हुए भी इनकी इनका जो फैमिली सपोर्ट था वो बहुत बढ़िया था, जिसके कारण इन्होंने क्या की थी, एक एक्सीलेंट यानी कि एजुकेशन प्राप्त की थी, एक अच्छी शिक्षा इनको प्राप्त हुई थी। किसके कारण? क्योंकि इनका फैमिली जो था वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। अब आगे हम देखेंगे मिल्टन के कुछ स्कूलिंग टाइम का, यानी कि स्कूल की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी। तो स्कूल की अगर शिक्षा की बात करेंगे तो देखेंगे मिल्टन स्टडीड एट द सेंट पॉल, है ना, सेंट पॉल्स स्कूल एंड द लेटर ऑफ द क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि मिल्टन ने क्या किया था, सेंट पॉल स्कूल में अपनी स्कूलिंग शिक्षा स्टार्ट की थी, और स्कूलिंग शिक्षा के बाद अगर हम देखेंगे क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन्होंने क्या किया था कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से क्राइस्ट कॉलेज में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया था। ओके, He was deeply influenced by the classical literature, Renaissance, humanism and the Christian theology, यानी कि उन्होंने क्या किया था, क्लासिकल साहित्य, पुनर्जागरण, मानवतावाद और ईसाई धर्मशास्त्र से बहुत ज़्यादा इनको गहरा प्रभाव मिला, बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिला बच्चों। अब आगे देखते हैं कि मिल्टन जी जो हैं वो किस तरह के राइटर बने, आगे चल के किस चीज़ में बने आखिर। तो मिल्टन वाज अ पोएट, ये ओवरऑल आप सभी लोग जानते हैं कि मिल्टन की बात हो रही है तो ये राइटर भी थे, पोएट भी थे। पोएट, स्कॉलर एंड द पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि मिल्टन एक कवि थे, लेकिन किस तरह के कवि थे, काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और किस चीज़ में थे, तो हम कहेंगे पॉलिटिकल थिंकर थे, ये राजनीतिक विचारक थे। ओके, और अगर इनके हम फेमस वर्क की बात करें, फेमस वर्क में देखेंगे हिज मोस्ट फेमस वर्क इज द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट 1667 विच नरेट्स द बाइबल, है ना, इसमें बाइबल आ जाएगा, स्टोरी ऑफ द फुल ऑफ मैन, है ना, यानी कि इनका जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कार्य था बच्चों, वो प्रसिद्ध कार्य क्या था, इनका महाकाव्य था पैराडाइज लॉस्ट था, जो कौन से ईयर में पब्लिश किया गया था, तो हम कहेंगे 1667 में। और अगर हम बात करेंगे बच्चों की इस 1607 में जो महाकाव्य पैराडाइज लिखा गया, जो पब्लिश हुआ, उसमें किस बात को बताया गया है, तो उसमें मानव के पतन की बात जो बाइबिल में क्या है, बाइबिल की कथा में वर्णित है, मानव पतन की बाइबिल की कथा क्या है, इसमें वर्णित है बच्चों। यस, अब मिल्टन का अगर हम सपोर्टर देखेंगे कि व्हाट इज अ मिल्टन सपोर्टर, तो देखेंगे कि यहाँ पे मिल्टन was the supporter of the English Commonwealth and the opposed the monarchy, यानी कि मिल्टन इंग्लैंड के क्या थे, कॉमनवेल्थ के समर्थक थे, और राजतंत्र के क्या थे, विद्रोही थे। अक्सर क्या है कि पूछता ही है कि जो मिल्टन थे वो किस तरह के थे, तो हम बताएंगे कि मिल्टन वाज द सपोर्टर ऑफ द इंग्लिश एंड कॉमनवेल्थ ऑफ द अपोज्ड ऑफ द मोनार्ची, यानी कि कॉन्वेंट के ये समर्थक थे और राजतंत्र के क्या थे, ये विरोधी थे। ओके, He became of the completely blind of the 1652 of the committed on the composed poetry by dictating on to his the daughters। अब हमने आपको शुरू में क्या बताया था बच्चों, अगर आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि मिल्टन जी एक ऐसे पोएट थे, एक ऐसे कवि थे जो क्या है, कुछ समय जैसे इनकी स्कूलिंग ख़त्म हो गई, इनका हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गया, फिर ये जब क्या किए कि राजतंत्र में विरोध करने लगे और कॉमनवेल्थ में समर्थ किए, उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इनके आंखों से दिखाई देना कम हो गया, यानी कि इनको दिखना कम हो गया। जब दिखना कम हो गया बच्चों, तो पता ये चला कि अब ये आगे अपना वर्क कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, अपने कार्य को कैसे महत्व देंगे, किस तरह से इम्पोर्टेंस देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड ऑन 1652। अगर कभी कभी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि जो जॉन मिल्टन जी थे वो ब्लाइंड कौन से ईयर में हुए थे, तो 1652 की हम बात करते हैं बच्चों। 1652 में ये क्या हुए थे, थोड़े ब्लाइंड हो गए थे, यानी कि कह सकते हैं इनको थोड़ा दिखता कम था, सही से दिख नहीं सकता था, है ना। वो ईयर कौन सा था, 1652 था। बट कंटिन्यू द कंपोज पोएट्री ऑफ द डिक्टेटिंग टू हिज डॉटर, यानी कि उन्होंने 1652 तक पूरी तरह क्या हुआ, अंधे हो गए थे, लेकिन फिर भी हार नहीं माने ये। तो देखो कि फिर भी हार नहीं माने ये, और
आगे क्या किया, अपनी बेटियों से जो भी बोलते थे, अब उनकी बेटी बोल बोल कर क्या करती थी, उस कविता को लिखती थी। ये बोलते थे और इनकी जो पुत्री थी इनकी कविताओं को लिखती थी। इस तरह से इन्हें सपोर्ट मिला था। Beside poetry of the Milton wrote prose works such as the एरोपिग्नेटिया, है ना, एरिओपागिटिका इसको बोलते हैं, एरिओपागिटिका 1644, एडवांसिंग द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड द प्रेस। यानी कि कविता के अलावा क्या किए थे ये, कविता के अलावा इन्होंने एरिओपागिटिका का 1644 में जैसे निबंध लिखे जो अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में था। किसके पक्ष में था बच्चों, तो हम बताएंगे कि इनकी जो कविता इन्होंने अंधे होते हुए भी अपनी पुत्री से लिखवाया वो कविता थी एरिओपागिटिका। इसको आप नहीं भूलेंगे, इसका नाम है एरिओपागिटिका। ओके, इसको हम कहते हैं एरिओपागिटिका, राइट, गिटिका। ठीक है, तो ये इनकी क्या थी, पोयम थी, जिसमें इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे एसे यानी कि बहुत सारे निबंध लिखे थे जो अभिव्यक्त केस को करता था, प्रेस की स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करता था बच्चों। ओके, तो ये तो बात हो गई, इनके बायोग्राफी की बात चल रही है, अभी भी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है और उसको हम देख लेते हैं। अगर इसके हम डेथ की बात करें तो हमने देखा कि डेथ कब हुआ था इनका, जॉन मिल्टन डाइड ऑन नवंबर 18, 1674 इन लंदन। अगर बॉर्न इनका लंदन में हुआ था तो मृत्यु भी इनकी कहाँ हुई थी, एजस्योर इन लंदन, यानी कि 18 नवंबर 1674 को लंदन में ही हुआ था इनका निधन। ओके, और ये फेमस किस वजह से हुए थे बच्चों, किस वजह से आखिर ये जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे जिसकी वजह से आज हम इनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ही रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिज वर्क ऑफ द कंटिन्यू इंस्पायर। यानी कि वह अंग्रेजी के सबसे बड़े क्या थे, अंग्रेजी के सबसे बड़े कवियों में से एक माने जाते हैं और उनकी रचनाएं आज तक, मतलब जब लिखे थे 1674 की बात है, और तब से लेकर के आज तक क्या किया जा रहा है कि लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और इनका जो पोएट था वो हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है ना, इंस्पायर करता है। तो ये तो बात हो गई। अब हम चलते हैं इनके बायोग्राफी के बाद, अब इनके हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 पे चलते हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, है ना, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 बाय जॉन मिल्टन। इसके डिटेल प्लस इसके जो समरी है इसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। किस लैंग्वेज में करेंगे तो वो भी पता है आपको, इन बाईलैंग्वेज हमारा चलता है, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश हम देखते रहते हैं। अब आपको थोड़ा सा ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि जो हमारा पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है ना, पैराडाइज लॉस्ट बुक एक्चुअली अगर कहें, यस बच्चों, तो हम कहाँ पे थे, हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 यानी कि बाय जॉन मिल्टन ने लिखा है। लेकिन इसको इसकी जो समरी है उसको हम डिस्कस करने से पहले बच्चों, यानी कि थोड़ा सा जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो बुक है अपने आप में एक सार है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, इसको हम नहीं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इतनी लंबी और इतनी लॉन्ग, इतनी डिस्क्रिप्टिव समरी है ये कि इसको 1-2 घंटे में शायद कवर करना इम्पॉसिबल होगा, मैं ऐसा ही बोलूँगी। क्योंकि आप और भी वाईटी यूट्यूब चैनल पे सर्च किए होंगे तो मुझे लगता है कि कोई इसमें एंट्री ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसके जो पीजी लेवल के इंग्लिश के जो ये समरीज वगैरह हैं काफ़ी लेंदी हैं, बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि पीजी लेवल का बहुत लेंदी चलता भी है, लेकिन हम बहुत छोटे वे में इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें बच्चों, तो इसका ओवरव्यू जो है कुछ इस तरह से है। ओवरव्यू की बात करें तो देखेंगे कि बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ओपन विद द मिल्टन्स invocation of the heavenly mercy, asking for the divine guidance to write about man's first of the disobedience आदम, है ना, एंड इव कहते हैं इसको, हवा बोलते हैं, हवा, eating of the forbidden fruit, it then describe, यहाँ पे देखो शैतान का नाम आ गया है ना, and he is the fellow rebel, angle is his after being thrown out of the heaven।
इससे क्या पता चल रहा है बच्चों की जो पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक है, जो बुक है वन, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मिल्टन द्वारा स्वर्गीय प्रेरणा के आशीर्वाद से मांगने से होती है, ताकि वह आदम, हमने आपको बताया, और हव्वा, जिसको ईव कहते, ईवी, के पहले से पाप निषिद्ध फल खाने की कहानी कह सकते हैं। इसके बाद शैतान और उसके अनुयायी दूतों को नरक में गिराए जाने का इसमें क्या है, वर्णन किया गया है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में। ओके, तो आपको क्या समझ में आया कि जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है उसमें क्या है कि जो शैतान है और उसके कुछ अनुयायी हैं, उसके जो कुछ दूत हैं, उनको नरक में गिराए जाने का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है ना। यस, अब हम इनवोकेशन चलते हैं, यानी कि इसका जो प्रेरणा और उद्देश्य है थोड़ा थोड़ा करके ही देखेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी है। तो जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मस्ट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। ओके, इन्वेंशन ऑफ द पर्पस यानी कि प्रेरणा और उद्देश्य इसका क्या है, मिल्टन डिक्लेयर इन हिज गोल टू हिज जस्टिफाई द वेज ऑफ द गॉड टू मैन टू एक्सप्लेन वाई गॉड द अलाउड टू द फॉल ऑफ मैन। यानी कि मिल्टन कहते हैं कि वह ईश्वर के मार्गों को मनुष्यों के सामने उचित ठहराना चाहते हैं, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को गिरने क्यों दिया, इसका कारण स्पष्ट करना इसमें बताया गया है। नरक में शैतान है ना, नरक में शैतान की बात हो रही है बच्चों। तो नरक में अगर हम शैतान की बात करेंगे तो देखेंगे शैतान इज सोन, अब स्टार्ट होती है आपकी समरी। शैतान इज सोइल नॉन्ग ऑन अ बर्निंग लेक ऑफ फायर, ही इज द डिफीटेड बट नॉट ब्रोकन, ही इज स्टिल स्पीक्स विद द प्राइज एंड प्लान्स टू कंटिन्यू अपोजिंग गॉड। यानी कि शैतान क्या है, जलती हुई आग की झील में पड़ा है, वह हार गया है, पर उसका अभियान और विद्रोही स्वभाव क्या है, अभी भी जिंदा है। वह ईश्वर के खिलाफ योजनाएं बनाता है। कौन, शैतान। इस पैराडाइज लास्ट बुक में शैतान की थोड़ी सी समरी मेंशन की गई है, जिसमें बताया जाता है कि एक शैतान है, क्या है, एक शैतान है जो जलती हुई आग की झील में क्या है, पड़ा हुआ है। एक शैतान की कहानी है जो जलती हुई एक आग की झील में पड़ा हुआ है। वह क्या करता है, हार गया है, अपने आप से क्या है, हार गया है, और उसका अभिमान अभी भी जिंदा है। अभिमान जितना है, जिसके कारण वह क्या करता है, अपने विद्रोही स्वभाव से अभी तक जिंदा है, और वह ईश्वर के खिलाफ क्या कर रहा है, बहुत सारी योजनाएं बना रहा है, बहुत सारे प्लान्स बना रहा है। अगर हम इनके जॉन मिल्टन के फेमस कुछ डायलॉग की बात करें तो देखेंगे कि बेटर टू रीजन इन द हेल द सर्व ऑफ द हेवन, यानी स्वर्ग में दास बनने से अच्छा है कि नरक में राजा बनूं। जॉन मिल्टन जी कह रहे हैं, इनका जो फेमस डायलॉग है किसके लिए है, वो है शैतान के लिए। तो शैतान क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ वो स्वर्ग में जाके मैं दास बन के क्या करूँगा, इससे अच्छा है कि मैं नरक का राजा ही बनूँ, ऐसा एक्सप्लेन करता है। इसको आप याद कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मीन्स बेटर टू रीजन हेल टू द सर्व ऑफ द हेवन, यानी स्वर्ग में दास बनने से अच्छा है कि मैं नरक का क्या बनूं, राजा बनूं। एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा, दिस लाइन शोज शैतान ईगो एंड रिफ्यूजल ऑफ सबमिट एंड इट रिफ्लेक्ट थीम ऑफ प्राइज, फ्री विल एंड रेबेलियन। ओके, अब शैतान की सेना को हम देखते हैं कि शैतान की सेना, अब शैतान की सेना थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं आपको और शैतान से मिला देते हैं। ये देखो, है ना, ये क्या करता है, डिसओबीडियंस करता है। ऐसे इसको लगता है कि मैं कुछ फ्रूट है जो जिसको फॉरबिडन ट्री कर रहा हूँ, मैं ब्रॉड डेथ कर रहा हूँ, है ना। ये देखो, ये इसको फ्रूट की नॉलेज है कि नहीं है। इसमें शैतान को ले चलते हैं, आपको देखा ये है असली शैतान, आपको दिख रहा होगा, ये असली शैतान जैसा लग रहा है, देखने में भी भयानक लग रहा है, बाप रे। और यहाँ पे जलती हुई आग की झील है जिसमें शैतान क्या कर रहा है, जल रहा है। और इसमें इतनी अकड़ है ना बच्चों, इसमें इतनी अकड़ है इस शैतान में इतनी अकड़ है कि जल रहा है फिर भी सोच रहा है कि मैं कुछ भगवान के लिए प्लान करता हूँ, है ना, विद्रोह की भावना से। ये शैतान है, ठीक। तो शैतान वगैरह को तो देख लिया, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो हम कहाँ पे थे बच्चों, हम थे शैतान की सेना पे, है ना। नरक में शैतान, नरक में शैतान, नरक में शैतान, यस।
शैतान की सेना, यस, यहाँ पे थे हम, हमारी समरी जो चल रही थी यहीं पे थी कि शैतान कॉल्स हिज फेलो फॉलन एंगल्स दे गैदर लाइक अ ग्रेट आर्मी लीडर लाइक ऑफ द बेलजेबब एंड इंट्रोड्यूस दिस डिस्कस रिवेंज ऑफ अग्नेस गॉड, यानी कि शैतान अपने गिरे हुए स्वर्गदूतों को क्या करता है, बुलाता है और वे सेना की तरफ क्या होते हैं, इकट्ठा भी होते हैं। बील जेबब जिसका नाम रहता है, बील जेबब को भी दिखा देते हैं आपको अभी। बील जेबब जैसे प्रमुख दूतों का उल्लेख होता है, वे ईश्वर से क्या करते हैं, बदला लेने की योजना बना। बील जेबब कौन है बच्चों, बील जेबब से आपको मिला देते हैं एक बार। बील जेबब यही है, शैतान शैतान शैतान, बील जेबब कहाँ गया जी, यहीं पे तो कहीं बील जेबब था। ये वन ग्रेटर मैन है और बील जेबब हट गया क्या, शायद दिख नहीं रहा है। बील जेबब का शायद पिक मेंशन नहीं हो पाया बच्चों, लेकिन बिल जेबब जो था वो शैतान का दूत था। क्या था, शैतान का दूत था और वो भी बड़ा खतरनाक था। वो तो भगवान के लिए हमेशा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि भगवान, इस दुनिया से भगवान का नामो निशान मिट जाए। हाँ, तो यहाँ पे यही चल रहा है कि शैतान अपने गिरे हुए स्वर्गदूतों को बुलाता है और सेना की तरह उन्हें इकट्ठा करता है। बिलजेबब जो है वो प्रमुख दूतों का क्या करता है, उल्लेख करता है और ईश्वर से बदला लेने की योजना बनाता है। पैंडेमोनियम क्या होता है, पैंडेमोनियम अगर हम कहें तो गिरे हुए दूत के लिए एक भव्य महल बनाते हैं, है ना, जिसे हम पैंडेमोनियम कहते हैं। पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम किसे कहते हैं बच्चों, तो देख लेंगे कि पैंडेमोनियम कॉल्ड, वेट मिनट, पैंडामोनियम क्या होते हैं, अ फॉलन एंगल्स वुड ऑफ द ग्रैंड पैलेस ऑफ कॉल्ड पैंडामोनियम, यानी कि गिरे हुए दूध के लिए जो एक भव्य महल तैयार करते हैं उनको हम कहते हैं कि पैंडामोनियम। ओके, और यह नरक की क्या होती है, राजधानी। यह नरक की, आपको पता होगा कि अब कोई आपसे पूछेगा कि नरक की राजधानी क्या है, तो आप जरूर बताएंगे कि नरक की राजधानी पैंडामोनियम होता है। ओके बच्चों, आप जरूर बताएंगे कि नरक की जो राजधानी होती है वो क्या होती है, पैंडामोनियम। पैंडामोनियम, यस, ऑल राइट। अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे कि इसका जो थीम हुआ वो क्या हुआ। आपको पता चला कि विल जेबब था और एक शैतान था, उसके कुछ दूत थे जो हमेशा से यही मतलब पता है कि आग में हम जल रहे हैं, आग की झील में हम सुलग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ऐसा भगवान के प्रति रहता है कि नहीं, हम भगवान के अपने विरोधाभाव से कहते हैं कि भगवान के लिए हमें एक योजना बनाना है जिससे भगवान का क्या है, इस दुनिया से नामो नाम मिट जाए, नामो निशान। फॉल ऑफ द डिसओबीडियंस यानी पतन और अवज्ञा की बात इसमें की गई है। इसका जो थीम है फ्री विल वैसेस डिवाइन विल, यानी कि इसमें स्वतंत्र इच्छा और बनाम की ईश्वरीय इच्छा के बारे में बताया गया है। प्राइज एंड एम्बिशन के बारे में बताया गया है, यानी कि अहंकार और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है। अगर और बात करें तो गुड्स एंड इविल, यानी कि जो है गुड विसेस इविल, यानी कि भलाई भी है और जहाँ भलाई होती है वहाँ बुराई होती है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी होती है। ओवरऑल आपको पता ही है। लिटरेचरी डिवाइस इसका किस तरह से था, तो लिटरेचरी डिवाइस हम देखेंगे कि साहित्यिक शैली में था, एपिक स्माइल लंबे उपमा में था, ब्लैंक वर्सेज यानी बिना तुक की कविता में है, और अलाउसेंस बाइबल, ग्रीक, माइथिन्स, क्लासिकल एपिक, एविलेटेड लैंग्वेज एंड टोन, सारे में ये क्या है, मेंशन है बच्चों। अब हम कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में हम देख लेंगे कि कंक्लूजन मिलता है कि बुक फर्स्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट बुक सेट द स्टेज फॉर द इंटायर एपिक एंड द इंट्रोड्यूस किससे करवाता है, हमें शैतान से करवाता है, नॉट जस्ट एज द विलियन बट एज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, जिसमें क्या है कि प्राउड, पावरफुल बट आल्सो ट्रैजिक। इसमें शैतान अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा कुछ है नहीं, है ना, वो पावरफुल समझ रहा है लेकिन पावरफुल होता नहीं है। मिल्टन्स रिच द लैंग्वेज एंड द साइकोलॉजिकल आइडियाज मेक द मास्टरपीस, यह जो पोएट था या जो समरी था वो क्या है, बहुत ज़्यादा मास्टरपीस में इंक्लूड हुआ था। और शायद अब हम थोड़ा सा चलेंगे जॉन मिल्टन के प्रमुख विषय पे चर्चा करेंगे, है ना, लेकिन इसको चर्चा करने से पहले बच्चों हम देखेंगे कि हमारा जो PYQ है वो जॉन मिल्टन के किस किस क्वेश्चन को लेकर के आ सकता है, उसी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों देखेंगे कि जॉन मिल्टन जो थे किस तरह से उन्होंने अपने
राइटिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की, किस तरह आंख नहीं था फिर भी। तो हिम्मत की बात यानी कि उनके प्राउड की बात करें, अगर हम उनके पावर की बात करें कि कितनी शक्ति थी, आंख से दिखता नहीं था फिर भी अपनी पुत्री से लिखवाते रहते थे, है ना। तो अगर हम इसमें पीवाईक्यू की बात करें बच्चों, तो पीवाईक्यू को देख लेते हैं हम फटाफट। पीवाईक्यू को देखेंगे, इसका जो पीवाईक्यू बनता है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले जॉन मिल्टन के इस यूनिट 2 से जो क्वेश्चन आया था वो डिस्कस द मेजर थीम ऑफ द जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट था, है ना। सेकंड जो क्वेश्चन आपका बना था एक्सप्लेन मिल्टन्स पोर्ट्रायल ऑफ द शैतान इन द पैराडाइज लॉस्ट, शैतान के बारे में। राइट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द अरिगोपिटिका बाय द जॉन मिल्टन, है ना, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, थोड़ा सा डिटेल कर दे देते हैं लंबा करके। डिस्क्राइब जॉन मिल्टन कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि उनके अंग्रेजी साहित्य में इनका योगदान क्या था। डिस्कस द यूज ऑफ ब्लैंक वर्सेज ऑफ द मिल्टन पोएट्री, और ब्लैक वर्स के प्रयोग पर क्या चर्चा था। एक्सप्लेन ऑफ द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ द जॉन मिल्टन विथ रेफरेंस टू हिज वर्क, यानी उनका राजनीतिक जो विचार था, पॉलिटिकल्स रेफरेंस था, वो क्या था। गिव अ ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन एंड द डिस्कस द लिटरेचरी अचीवमेंट, यानी कि जॉन मिल्टन का जो संक्षिप्त जीवन परिचय अगर हम कहें और उनके साहित्यिक उपलब्धियों पे, तो क्या उनका परिचय था। तो ये तो हो गया। और एक्सप्लेन द पॉलिटिकल व्यूज, ये तो आपने देखा ही, रेफरेंस हिज वर्क, और ये तो बस वही है, डिसोबीडियंस मैन है ये। तो बच्चों आज बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसको भी हम देख लेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्या रहने वाला है। तो अगर हम अगले टॉपिक की बात करें बच्चों, तो 1 मिनट हम देख लेंगे कि हमारा जो यूनिट 2 का 3rd टॉपिक रहेगा। यूनिट 2 का हमारा जो 3rd टॉपिक रहेगा, पहले में तो हमने देखा जॉन डन को पढ़ लिया है ना। जॉन डन को हमने स्टडी कर लिया है और बहुत अच्छे वे में किया है, प्लस पीवाईक्यू, है ना, प्लस पीवाईक्यू को भी हमने बताया है। सेकंड वाला जो लेक्चर था वो था जॉन मिल्टन का, जॉन मिल्टन, इसमें भी हमने प्लस पीवाईक्यू किया है। और अब हमारा जो तीसरा रहने वाला है वो है एंड्रयू मॉर्वेल, एंड्रयू मॉर्वेल, जिसमें हम पढ़ेंगे टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। क्वाय मीन्स क्या होता है आपको पता होगा, है ना, क्वाय मिस्ट्रेस। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस को हम पढ़ेंगे। अब क्वाय मिस्ट्रेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वाय मीन्स शर्मीला होता है, दिस कॉल साई, क्वाय मीन्स साई, है ना। क्वाय कॉल साई कह सकते हैं कि शर्मीली रहती है, इसमें जो उसकी मिस्ट्रेस रहती है वो बड़ी शर्मीली रहती है। तो बच्चों ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, यानी कि कल की लेक्चर में हम लेकर के आएंगे। तब तक अपना रिव्यू जरूर बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और अगला आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। आप लोग बताते नहीं हैं और बताना ही चाहिए। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।